नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10वीं के तहत अध्याय 1 में 8वें भाग के तहत गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस राज्य की स्थापना यानी नागभट्ट प्रथम नामक एक सामंत द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में हुई। क्योंकि इसकी स्थापना गुजरात में हुई, अतः इसे गुर्जर प्रतिहार नाम दिया गया। इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से आने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। इसके राज्य में, नागभट्ट प्रथम के राज्य में जो सिंध की ओर से अरबियों ने आक्रमण किया, उसका इनने सफलतापूर्वक बड़ी वीरता से उनका सामना किया। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन? वत्सराज। जिसने सम्राट की पदवी धारण की। सम्राट की पदवी धारण करने वाला वत्सराज। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी में हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गंगा की घाटी पर हमला करके कन्नौज पर अधिकार किया। वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले गया। उसने अपनी राजधानी भी क्या बना ली? कन्नौज बना ली। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। नागभट्ट जो द्वितीय था वो किससे पराजित हुआ? गोविंद तृतीय से, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018 से लेकर 1019 ईस्वी तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। राजा भोज को का जो अन्य नाम है वो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता था, जो नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। पूछा जाए आपसे कि अरब का व्यापारी सुलेमान किसके काल में भारत आया, तो ये मिहिर भोज के शासन काल में भारत आया था। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। अगला सम्राट महेंद्रपाल था, जो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। कर्पूर मंजरी नाटक है, इसका रचयिता कौन था? हाँ, तो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य था। इसके कर्पूर मंजरी के जो लेखक थे राजशेखर थे। महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र द्वितीय से बुरी तरह से पराजित हुआ। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। इसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई, कमज़ोर होती गई। उसके बाद के राजाओं में जैसे भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्र द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल, ये इन्होंने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। उसके बाद महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। जिस समय मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, उस समय वहाँ कौन सा शासक? राज्यपाल था। राज्यपाल बिना लड़े भाग गया। इसने महमूद गजनवी से युद्ध नहीं किया और ये बिना लड़े ही वहाँ से उसके डर की वजह से भाग गया।
और बाद में उसने महमूद की अधीनता बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके आसपास के जो राजपूत राजा थे इससे बहुत बड़े नाराज हुए। आसपास के जितने भी राजपूत राजा थे, क्योंकि बिना युद्ध किए इसने अधीनता स्वीकार की थी, इससे जो इसके पड़ोसी राजपूत राजा थे वो इससे नाराज हो गए। महमूद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला। इसकी हत्या किसने की? जब महमूद गजनवी अपने देश लौट गया तो जो नाराज़ राजा थे उन्होंने एक समूह बना के, गुट बना के इसकी हत्या कर दी। उसका नेतृत्व किसने किया? चंदेल राजा था जिसका नाम गंड था, और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पे बैठा दिया गया। कन्नौज के गढ़वाल अथवा राठौर वंश का उद्भव होने पर इस वंश की समाप्ति पर उसके बाद गढ़वाल अथवा राठौर वंश का उद्भव हुआ। 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सजा के लिए उखाड़ दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। अपन ने इसमें शुरू में पढ़ा था कि जो अरबों ने आक्रमण किए सिंध के रास्ते से, उनको अरबों को इस वंश ने, गुर्जर प्रतिहार वंश ने आगे नहीं बढ़ने दिया। अब हम पढ़ते हैं चोल वंश के बारे में। उत्तरवर्ती चोल राज्य, यह प्राचीन दक्षिणा के प्रमुख राज्यों में से एक था। दक्षिणा पथ के अंतर्गत 3 राज्य आते थे। एक तो ये चोल राज्य, और इसके अलावा जो 2 अन्य राज्य थे उनके नाम है पांड्य और चेर अथवा केरल। चेर को केरल के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रकार से दक्षिणा पथ के अंदर 3 राज्य विद्यमान थे। अशोक के अभिलेख में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किया गया है। जो अशोक ने अभिलेख लिखे उनके अंदर, अभिलेख यानी जहाँ पे अपनी सूचनाएं, अपनी आज्ञाएं लिखी जाती थी, वो अभिलेख। तो अशोक ने जो अभिलेख लिखे उनमें इस अभिलेखों के अंदर इस राज्य का वर्णन, यानी चोल राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। कैसी भाषा बोलते थे? तमिल भाषा। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। मतलब इस काल में तमिल भाषा अपने चरम सीमा पर पहुंची। जो साहित्य लेखन था उसको प्रोत्साहित किया गया। तिरुवल्लुवर रचित कुरुल इसका एक अच्छा उदाहरण है। तिरुवल्लुवर ने जो कुरुल की रचना की वो तमिल भाषा में लिखा हुआ बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। करिकाल लगभग 100 ईस्वी चोल वंश का एक राजा हुआ। करिकाल नाम का एक राजा हुआ चोल वंश में, जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। पुगार नगर या पुहार नगर की स्थापना की। उसने सिंहल से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया। जो युद्ध जीतने के पश्चात जो युद्ध में बंदी बनाए गए, उन युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों से कावेरी नदी के किनारे पर 100 मील लंबा बांध बनवाया गया। वह चोलों की राजधानी को उरगपुर से कावेरी पत्तनम तक ले गया। मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया इस बांध के निर्माण द्वारा। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य लगभग 880 से लेकर 907 ईस्वी तक पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया। परांतक
आदित्य का पुत्र था, जिसने पल्लवों की शक्ति को बड़ा आघात पहुंचाया और बुरी तरह से क्षीण कर दिया। उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया। पांड्यों की राजधानी कौन थी? मदुरा। चोल राज प्रथम 1985 से लेके 1013 ईस्वी संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग, सिंहल द्वीप जो कि श्रीलंका में मौजूद है को अपने अधीन करके पूरे दक्षिण भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर, जिसे मंदिर भी कहते हैं, वो बनवाया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम ने 1016 से लेके 1044 ईस्वी के पास शक्तिशाली नौसेना थी। राजेंद्र प्रथम के बाद शक्तिशाली नौसेना विद्यमान थी, जिसने पेगु, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया। बंगाल और बिहार का उस समय शासक कौन था? महिपाल। उससे इसने युद्ध किया। उसकी सेनाएं कलिंग पार करके ओड़ यानी उड़ीसा, दक्षिण कोसल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक भी पहुंची। इस विजय के उपलक्ष्य में, इस जीत के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की। गंगे कोंड की उपाधि धारण करने वाला कौन? राजेंद्र प्रथम। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी राजाधिराज चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारा गया, परंतु वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को कुंडन संगमम के युद्ध में परास्त करके पिछली हार का बदला ले लिया। चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया कि शासक के लिए उनमें युद्ध होने लगा। उसके बाद सिंहासन राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम को प्राप्त हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में जो संघर्ष छिड़ा उसमें सफलता किसको मिली? राजेंद्र कुलोत्तुंग को। राजेंद्र कुलोत्तुंग की माँ चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी था। इनकी जो माँ थी राजेंद्र कुलोत्तुंग की, वो चोल राजकुमारी थी और इनके पिता चालुक्य राज्य के स्वामी थे। इस प्रकार कुलोत्तुंग ने चालुक्य चोलों के एक नए वंश की स्थापना की। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। अब चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। जो चोल राज्य का जो प्रशासन था ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था और इसको 6 प्रांतों के अंदर वितरित किया गया था, बांटा गया था, जिनको मंडलम कहा जाता था। क्वेश्चन आएगा मंडलम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है चोल प्रशासन को प्रशासन की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया था। उसे 6 भागों का समूह मंडलम कहलाता था। मंडलम के उपविभाग कोट्टम के उपविभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। ये मंडलम के उपविभाग हैं। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाटार और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया था। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित निर्वाचित होते थे और प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। राजा पर नियंत्रण के लिए कोई ऐसी संस्था यानी विधानसभा नहीं थी।
भूमि की उपज का लगभग छठा भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। जो वहाँ के जनता थी उससे लगान के रूप में उनकी उपज का छठा भाग सरकार वसूल करती थी। लगान अनाज या स्वर्ण मुद्राओं के रूप में दिया जा सकता था। तो जो लगान की वसूली होती थी वो या तो अनाज के रूप में की जाती थी या फिर स्वर्ण मुद्राओं के रूप में की जाती थी। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था। क्वेश्चन आएगा कासू क्या है? तो जो चोल राज्य के अंतर्गत जो सोने का सिक्का प्रचलित था उसे क्या कहते थे? कासू कहा गया था, उसको कासू नाम दिया गया था, जो 16 औंस का होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार की थी। अब हम इसके 9वें भाग के अंतर्गत चोल कला आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।